रिसर्च वर्क थोड़ा हिंदी में कम आता है तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डाल दीजिए, क्योंकि देखो फायदा ये है मेरे साथ कि मैं आपको इंग्लिश का भी कीवर्ड दे दे रहा हूँ, तो सर्च आपकी पावरफुल हो जाएगी। अब देख लो आज का हमारा टारगेट कहाँ तक पहुंचे हमने, समझ में आ गया? लिखित क्या होता है, अलिखित क्या होता है, कॉमन क्या है? अगर मैं किसी को बोलूंगा कि अलिखित संविधान में क्या होगा, मौखिक बनेंगे नियम कानून? नहीं सर, वो भी लिखा जाएगा लेकिन डॉक्यूमेंट उसके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हर चीज के डॉक्यूमेंट अलग होंगे। अलग कैसे? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फंड, मौलिक अधिकार, ये सब। अब चलते हैं थोड़ा सा यहां पर भारतीय संविधान का इतिहास। ठीक है, कोशिश करेंगे कि ये पूरा टॉपिक हम आज कवर कर लें। दिख रहा है ये कि छोटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे शब्द लिखना है, थोड़ा सा बोर्ड मैंने ऐसा कर दिया। आंखें पे चुप तो नहीं रही है? ब्राइटनेस बढ़ा दूं थोड़ी? ठीक है। अब देखो, मुझे भारतीय संविधान का इतिहास कैसे पढ़ना है। अभी मैं संविधान के निर्माण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम कैसे वहां तक पहुंचे होंगे, मुझे इसको दो दो भागों में ऐसे पढ़ना है। ठीक है, पहला भाग हमारा रहेगा अलिखित दौर। कौन सा दौर रहेगा? अलिखित दौर, यानी कि इंडिया ने अलिखित संविधान का भी दौर देखा है सर। और वो अलिखित दौर हमने देखा है 1773 से लेकर के 1950 तक। 1773 से लेकर के 1950 तक जो भी भारत में नियम कानून बन रहे होंगे वो अलिखित संविधान के उदाहरण थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो लिखित दौर है वो कब से शुरू हुआ? लिखित दौर कब से शुरू हुआ? 1950 से लेकर के अभी क्या चल रहा है, यहां से वर्तमान लेकर के चलता हूं मैं, जो भी अभी 2025 में वर्तमान चल रहा है, ये हमारा लिखित दौर का लिखित दौर है। हमें लगभग लगभग वर्तमान 2025 तक कितने साल हो गए हैं? अप्रोक्सीमेटली 75 वर्ष हो चुके हैं ना। और ये अलिखित दौर में हम लोग कब तक थे? तो 50, 150, 183 के आस 73 के आसपास। ठीक है, 173 यानी अप्रोक्सीमेटली 200 साल ही लगा देते हैं। लगभग लगभग 200 साल हम लोग अलिखित संविधान के हिसाब से हमारा शासन प्रशासन चल रहा था। अब ये जो आपका इतिहास है, ऑब्वियसली बात है कि मैं ये तो डिस्कस करूंगा नहीं ना, मैं आपके साथ क्या चर्चा करूंगा, ये अलिखित दौर की। तो ये जो अलिखित दौर है इसके अंदर भी हम दो तरीके से चल रहे थे। एक वो हमारा दौर था जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। किसके अधीन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे प्रत्यक्ष रूप से। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से हम ब्रिटेन की संसद के अधीन थे। तो यहां पर हम लोग प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे और अप्रत्यक्ष रूप से हम किसके अधीन थे? यहां पर जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे तो हम अप्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे? ब्रिटेन की संसद के अधीन। कहीं कहीं पर ब्रिटेन का ताज भी लिखा होगा, यानी क्राउन भी लिखा होगा, यानी वहां का राजा। क्योंकि देखो, जो सबसे बड़ा मुखिया था वो तो राजा ही था। आज भी ब्रिटेन का राजा सबसे बड़ा है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है ना, तो वहां पर ब्रिटेन का राजा आज भी बड़ा है। हर काम तो राजा के नाम पर हो रहे हैं ना, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। तो ताज बोलेगा या ब्रिटेन की संसद बोलेगा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो दौर था ये था हमारा 1773 से लेकर के कब तक का दौर? 1858 तक का दौर। ठीक है, अब इस दौर में क्या क्या हुआ देखो। सबसे पहली चीज, 1773 में ही हमारे पास एक कानून आया, एक संसद आया, समझ लो ना। उस कानून संविधान का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। उसके बाद एक 1784 के अंदर आता है एक और, क्या आता है? अलिखित संविधान आता है जिसको कहते हैं पिट्स एक्ट। उसके बाद एक 1793 आता है जिसको कहते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793, इनका वर्ष ही इसके पीछे लिखा रहता है। उसके बाद एक एक्ट आता है 1813 में, इसका नाम भी क्या लिखा रहता है? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद एक 1833 में आता है, इसका नाम भी क्या लिखा हुआ है? चार्टर
एक्ट, यानी ये चार्टर एक्टों का दौर है। हर कोई कानून का नाम यहां पर संविधान का क्या नाम लिखा हुआ आ रहा है, चार्टर एक्ट। और फिर आता है एक और चार्टर एक्ट, ये आता है 1853 में। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है यहां पर, क्या दिख रहा है, 20 साल, है ना। ये जो कानून बन के आ रहे कितने कितने साल में आ रहे हैं, मुख्यतः 1773, 1793, 1823, बीच बीच में कुछ एक आध ऐड की तरह और भी आएंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे वो तो सारा कवर करेंगे, लेकिन ये मेन मेन है। और इन पर चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट लिखा हुआ। इनसे कुछ शासन की व्यवस्था स्थापित हो रही थी, राज्य की व्यवस्था स्थापित हो रही थी, राज्य व्यवस्था पॉलिटी, आप समझ रहे हो, राज करने की व्यवस्था स्थापित हो रही थी। अब 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे कुछ कुछ राजा महाराजाओं की बैंड बजाई, वो राजा महाराजा अपनी आपसी अंदरूनी लड़ाइयों में फायदा ले गया बाहर वाला आदमी, उसकी पूरी हिस्ट्री रहेगी। तो मैंने क्या बोला है, ये एक्ट आपको पॉलिटी में नहीं पढ़ना है, ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ये डिटेल में कहां पर पढ़ना है, हिस्ट्री में। पर एक एक बात मैं आपको यहां पर फिर भी बता दूंगा इनका, ठीक है। अभी इनकी मुख्य मुख्य बातें, जैसे एक दो मैं ये बात करूं तो रेगुलेटिंग एक्ट वो एक्ट था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर काम करी थी, वो सीधा ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके अधीन। तो अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बोला भाई इंडिया में जहां जहां तुम काम कर रहे हो ना, वहां वहां हम बताएंगे कि काम कैसे करना है। तो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर आ गया था, ठीक है। तो ये तो रेगुलेटिंग एक्ट था। तो यहां पर जैसे कंपनी को चलाने के लिए एक निदेशक मंडल तय कर दिया था, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, 24 लोगों का एक निदेशक मंडल तय कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी थी, बंगाल के गवर्नर जनरल पद की स्थापना की गई थी। ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जो हिस्ट्री में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी एक मैं मेन मेन बात बता रहा हूं। 1784 के अंदर एक 7 सदस्यों का एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई थी, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि इंग्लैंड में ना 7 लोगों का एक समूह होता था, और उसके अंदर इंग्लैंड का एक कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो नियंत्रक बोर्ड का मुखिया होता था। उसने जो डिसीजन ले लिया वही चीजें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉलो करना होगा, जो भी चीजें वो मानेगा। आपने इतिहास में एक वुड्स डिस्पैच पढ़ा होगा, जो इतिहास का ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। वो वुड्स में, वुड्स नाम किसका है, नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष का नाम था। तो हिस्ट्री में तो सब पहला कौन था, लास्ट कौन था, क्या काम था नियंत्रक बोर्ड का, ये सारी चीजें पढ़नी है मेन मेन देखिए। उसके बाद 1793 में क्या बोला गया था कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और जो ये नियंत्रक बोर्ड में जितने भी सदस्य हैं, इन सबकी जो तनख्वाह है वो किससे दी जाएगी, भारतीय राजस्व से। भाई साहब, इंग्लैंड में बैठा हुआ आदमी इंग्लैंड के लिए काम कर रहा, और तनख्वाह कहां की कमाई से खा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया से निकाल कमाई कर रही है वो, ठीक है। आर्थिक निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो हम पढ़ते हैं ना कि भारत का पैसा कैसे इंग्लैंड जा रहा था, उसमें एक ये भी आता है। 1813 में क्या कर दिया, हाँ यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने क्या करा, व्यापार एक अधिकार को क्या कर दिया, आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। जैसे चाय और चीन को छोड़ करके भारत में सिर्फ चाय में और कुछ एक दो चीजें और उत्पाद थे जिसके अंदर ये लोग व्यापार एकाधिकार कर सकते थे। व्यापार एकाधिकार का मतलब यह था कि इंग्लैंड से अब 1813 के बाद कोई भी कंपनी यहां पर व्यापार करने के लिए आ सकती है, चाय छोड़ करके। बाकी डिटेल 1813 की बहुत सारी बातें हैं, मतलब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारी बातें हैं। इंग्लैंड से पहली बार ईसाई धर्मगुरु यहां आए थे। 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान यहीं पर निश्चित किया गया था, क्योंकि जब मैं शिक्षा का इतिहास हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ना, तो आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे यहां पर शिक्षा की किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए भी अंग्रेजों के उसमें भी खींचातानी होती थी, और बजट आता था एक, अब वो बजट कैसे खर्च करना, ये सारी चीजें। 1833 में यहां पर क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जितना भी व्यापार था वो पूर्ण रूप से, जो व्यापार एक अधिकार, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या कर दिया इन्होंने, समाप्त कर दिया था, कंप्लीटली वो एक अधिकार बंद कर दिया। 1853 के चार्टर एक्ट में इन्होंने क्या किया, देखो जो इनका गवर्नर जनरल था ना, तो उसकी एक परिषद हुआ करती थी जो उसको क्या करती थी, उस परिषद, वो जो गवर्नर जनरल था उसमें, उसकी परिषद में 4 लोग हुआ करते थे। वो 4 लोगों ने डिसाइड कर लिया गवर्नर जनरल को क्या करना है क्या नहीं करना है। ये समझ लो जैसे उनकी वो मंत्री परिषद है। तो यहां पर जो गवर्नर जनरल थी उसका इन्होंने क्या किया था, पहली बार विभाजन किया था 2 हिस्सों में। एक उसकी कार्यपालिका, ठीक है, क्या कर दिया अलग, उसकी कार्यपालिका अलग कर दी, या कार्यकारी लिखना, सॉरी, कार्यकारी
अलग कर दिया और उसकी विधायी अंग अलग कर दिया। एक विधायी अंग बना दिया और एक कार्यकारी अंग बन दिया। ये जो कार्यकारी शब्द है ये हम सरकार के लिए इस्तेमाल करते हैं और विधायी कानून बनाने वाले के लिए। 1853 से पहले जो गवर्नर जनरल था उसकी 4-5 लोगों की जो परिषद थी, 4 लोगों की, वो लोग कानून भी बनाते थे और उसका क्रियान्वयन भी करते थे, एग्जीक्यूशन भी खुद ही करते थे। अब 53 में बोला नहीं, 2 परिषद बनाएंगे, एक कार्यकारी परिषद अलग होगी और एक विधायी। विधायी वाले लोग अलग होंगे, कार्यकारी वाले अलग होंगे। विधायी वाले कानून का निर्माण करेंगे और कार्यकारी वाले उस कानून का निर्वहन करेंगे, लागू करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जो आज भी हमारे यहां पर है, जैसे हमारे जो सरकार है, मंत्री परिषद है, ये कार्यकारी में आता है और जो संसद है, जितने भी सांसद हैं, ये विधायी में आते हैं। इनका काम अलग है, विधायी का काम अलग है, कार्यपालिका का काम अलग है। वो पहली बार कहां पर हो रहा है? 1853 में हो रहा है। अब इसके बाद कहां पर पहुंचते हैं हम लोग? ये तो था 1858, 1853 तक आ गया। बहुत सारी चीजें और 1853 में आई। पोस्टल टेलीग्राफ वगैरह, डाक सेवाएं शुरू हुई, रेल सेवाएं शुरू हुई, मतलब सीपीडब्ल्यूडी विभाग का निर्माण हो गया, पीडब्ल्यूडी विभागों का निर्माण हो गया। बहुत सारी चीजें यहां पर हम पढ़ेंगे। लेकिन 1857 में क्या हो गया? बैंड बज गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखा जाए तो भारत में इस दौर में जितने भी क्षेत्र पर शासन हो रहा था राजा महाराजाओं की जगह छोड़ करके, उसमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी कानून चला रही थी ना। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी मर्जी से नहीं चला रही थी, उनको इन कानूनों के माध्यम से क्या किया जा रहा था, वो आगे कानून बना रहे थे। तो ये स्रोत थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो संविधान हो गया ना। और अलिखित क्यों हो गया? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट चलेगा 93 तक। 93 के चार्टर एक्ट में पुरानी सारी बातों को हटा करके नई बातें, 53-13 में पुरानी बातें हटा करके नई बातें, तो ऐसे करके ये अलिखित माना गया है। आप समझ रहे हो? यहां इन्होंने ऐसे नहीं कि एक बार यहां संविधान बना दिया तो ये 1950 तक हम वही मान करके चल रहे ना। चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, चेंज हो रहा है, और जो चेंज होता रहेगा वही अलिखित संविधान है। इसके बाद कहां पर आए हम? जब भारत प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद के अधीन आया, या मैं ब्रिटिश संसद कहूं या फिर ब्रिटिश शासन कहूं, उसके नीचे आ गया। अब 1858 से लेकर के 1947 तक मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि चलो थोड़ा तो ये 1858 से लेकर चलते 1957। 1858 में इंग्लैंड में एक कानून पास किया, बोला भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तूने तो गदर मचा दिया, हम यहां से कानून बना बना के तेरे को बोल रहे थे ऐसा कर वैसा कर वैसा कर। हालांकि अभी इतिहास में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगी कि यहीं पर ही तय हो गया था कि एक समय आएगा जब ब्रिटेन की शासन पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यवस्था वापस ले लेगी। उन्होंने तो समय लिया, थोड़ा थोड़ा करके लिया। यहां पर अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, सीधा ब्रिटेन की संसद, वहां की सरकार, और यहां जो सरकार होगी वो भी उन्हीं की सरकार, उन्हीं की सरकार के लोग अब यहां पर होंगे। अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी यहां पर नहीं होगा भारत के कॉन्टेक्स्ट में। फिर कानून बनाए उन्होंने। कानून बन के कहां से आते थे? 1947 तक कानून वहीं इंग्लैंड की संसद से बन के आते थे इंडिया के लिए। और उन कानूनों में जितना अधिकार यहाँ के अधिकारियों और गवर्नर जनरल इन लोगों को दिया जाता था ना, विधायी अंग, कार्यपालिका, तो वो उनको पहले से तय होते थे कि तुमने कितने दायरे में रह करके काम करना है। तो कानून का स्रोत तो संसद है ना। भारत हमारी जो आजादी हुई है ना, उस आजादी का ऐसी थोड़ी दिया अंग्रेजों ने किया। जाओ, वो क्लेमेंट एटले वहां प्रधानमंत्री बन गया, उसने कहा 15 अगस्त को भारत आजाद, ऐसे मुंह से बोल दिया? नहीं भाई, संसद के अंदर बिल पास किया, कानून बनाया, निम्न सदन से गया, उच्च सदन से गया, फिर रानी ने हस्ताक्षर करा। कानून के तहत हम आजाद हो रखे हैं। तो जो हमारा आजादी का कानून था, सोचो क्या होगा वो कानून हमारे लिए जिस दिन वो रानी ने साइन मारा होगा उस पर। उस कानून का नाम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये कानून का नाम है सर। ब्रिटेन की संसद में वो कानून अब दोबारा से वो कर देंगे तो फिर वापस वो बोलेंगे भाई अधिकार करो, कर सकते हैं, कानून है। हालांकि हम होने नहीं देंगे, अब वो बात अलग है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन वो कानून बन के हम लोग आजाद हुए हैं। तो इस बीच में भी कुछ कानून बनते हैं, जैसे 1858 में कानून बना, 1861 में कानून बना, ठीक है, तक तो नहीं गए? आ रहा है समझ में?
अब ये देखो हिस्ट्री है ना, तो ये चीजें डिटेल में जब मैं और आगे पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में वहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक परिचय दे रहा हूं तो थोड़ा सा देखते चलो, ठीक है। 1858 में एक कानून बना, 1861 में एक कानून बना, 1892 में एक कानून बना, 1909 में भी कानून बना। ये मैं आपको देखो हिस्ट्री भी याद करा रहा हूं एक तरीके से, ठीक है। 1919 में कानून बना और फिर 1935 में, बाकी 1947 का याद करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल ना, मतलब। चलो एक एक विशेषता देखें जरा इसमें क्या था, जैसे मैंने यहाँ एक एक पॉइंट लिखा है, ऐसा ऐसा कुछ देखते हैं। जैसे ऑब्वियसली बात है हिस्ट्री हो जाएगा तो सब आपको काफी बातें पता लग जाएंगी। और आप एक चीज देखना, मैं ना इंटरलिंकिंग बहुत करता हूं, उससे याद होता है। 1858 में क्या हुआ भारत सरकार अधिनियम में, तो भारत किसका, भारत ब्रिटेन का प्रत्यक्ष गुलाम बन गया। अब सीधा भारत ब्रिटेन के अंदर आ गया। 61 के कानून को कहते हैं भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। क्या कहते हैं, भारत की परिषद अधिनियम। तो ये जो यहाँ पर कार्य अंग है, विधायी अंग है ना, तो यहां से आगे भारतीय लोग यहां घुसने की मांग करते रहते थे, यार हमें भी तो आने दो, हमें भी तो आने दो, हम भी तो कानून बनाने में शामिल होंगे। तो यहां पर पहली बार, यहां पर क्या हुआ, पहली बार भारतीय विधायी अंग में शामिल हुए, ठीक है। पहली बार शामिल हुए 3 लोग थे सिर्फ, वो भी राजा थे। बनारस का राजा शिव प्रसाद, पटियाला का राजा, ऐसे राजा थे 3 जिनको इन्होंने विधायी परिषद में आने का मौका दिया। सोचो 3 राजा थे। थोड़ा सा इसको नीचे कर, 1992 में इसको भी भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा इन्होंने बजट पर चर्चा करने की शक्ति दे दी। पहले बजट पे चर्चा नहीं होता था, वहां पर बजट गवर्नर जनरल जो है ना वो पूरे भारत का बजट लाता था, बोल देता था इतना 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 मैंने यहाँ खर्चा करना है। तो एटलीस्ट थोड़ी सी ताकत मिल गई, विधायी अंग वाले थोड़ा सा चर्चा करने लगे। तो मेन बात इसकी ये है। 1909 इसको कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार। यहां पर सबसे बड़ा चीज क्या हुआ, सांप्रदायिक मतदान, सांप्रदायिक मतदान के आधार पर निर्वाचन। तो मैंने खाली सांप्रदायिक मतदान लिख दिया। और एक और पॉइंट आप लिखना चाहते हो तो अभी लिख सकते हो, पहली बार भारतीयों को कार्यकारी परिषद में आने का मौका मिला, ठीक है। तो सांप्रदायिक मतदान और कार्यकारी परिषद में कौन लोग, भारतीय लोगों को आने का मौका मिला। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, उनको वित्त विभाग दिया गया। सिर्फ 6 लोग होते थे कार्यकारी परिषद में। सबसे बड़ा आदमी होता था वाइसरॉय, उसका राइट हैंड होता था कार्यकारी परिषद। सबसे पावरफुल लोगों में पहली बार इंडियंस यहां पर 1909 में जा रहा वहां पर। सांप्रदायिक मतदान का मतलब यह था, आपने सुना होगा जैसे 1909 में मुसलमान क्षेत्र जो बाहुल्य क्षेत्र थे वहां पर कोई भी अगर जैसे केंद्रीय जो इनकी विधायिका है, राज्य की विधायिका हैं, तो वहां पर जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होंगे वहां मुस्लिम बाहुल्य ही चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम लोग ही उसको वोट करेंगे। गैर मुस्लिम ना तो चुनाव लड़ सकता है ना वोट कर सकता है। ऐसा कुछ सिस्टम था। ये जो हमारा आरक्षण का कॉन्सेप्ट है ना, उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। हालांकि आज आरक्षण के कॉन्सेप्ट में मैं बोलता हूं कि कोई अनुसूचित जाति का सीट है और उससे कोई सांसद जाना है तो अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र होगा उसमें अनुसूचित जाति भी होगा और नॉर्मल भी आदमी होगा, जनरल भी होगा। वोट तो सारे ही करते हैं ना, बेशक जाएगा अनुसूचित जाति वाला ही व्यक्ति। यहां ऐसा भी नहीं था, चुनाव भी वही लड़ेगा जो उस धर्म से होगा और वोट भी वही करेगा, बाकियों को कोई अधिकार नहीं। यहीं से तो हमारे देश के अंदर फूट पड़नी शुरू हो जाती है। 1919 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी द्विसदनीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था थी, द्विसदनीय व्यवस्था। भारत की जो विधायिका थी, ये जो विधायी अंग है ना, ये अलग हुआ था। ये 85, 58, 61, 92 तक आते आते सीटें बढ़ती गई। उसके बाद इसके 2 हिस्से कर दिए, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। कहने को आज हमारी जो संसद है उसका जो ढांचा है वो क्या है, हमारी संसद में एक निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। तो ये जो निम्न सदन उच्च सदन का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर पहली बार कब आया था, 1919 के अधिनियम के साथ, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। और भी कई बातें थी इसमें।
और 1935 के अंदर यहां पर पहली बार प्रांतीय स्वतंत्रता, कुछ हद तक प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की गई। प्रांतीय स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि सरकार ने बोला राज्यों में चुनाव कराएंगे, भारतीय लोग ही चुनाव जीत करके अपना मंत्री परिषद गठन करेंगे, राज्य की सरकार समझ लो, और उन्हीं का एक कोई मुख्यमंत्री वगैरह होगा। अपने हिसाब से शक्तियों का इन्होंने यहां पर विषयों का बंटवारा कर दिया, बोला केंद्र सरकार ये विषय पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार ये। तो वो जो अनुसूची 7 है ना, वो अनुसूची 7 का स्रोत यहां से शुरू होता है। खैर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की बात की गई थी कि सारे राजा महाराजा को और कई सारे राज्यों को मिला करके एक भारत का निर्माण करेंगे। इस तरीके से मतलब बहुत सारे प्रावधान है हिस्ट्री के अंदर तो, बट ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूं। जो पॉलिटी में आप आगे बातें सुनोगे ना, कीवर्ड सुनोगे ना, वो यहीं कहीं से विकसित होकर के आ रखे। ये हमारी जर्नी है पूरी कौन से दौर की, और लिखित संविधान के दौर की। अब हम परेशान हो गए यहां तक आते आते। हमने बोले यार ऐसे थोड़ी कि जब 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 जरूरत पड़ रही तो पूरा की पूरा संविधान को उठा करके बदल करके नया लागू कर दो। हम दृढ़ हो चुके थे, और जब दृढ़ हुए तो हम लोगों ने 1946 से 50 के बीच में एक ऐसा मजबूत संविधान बनाया जिस संविधान की आज भी दुनिया भर में ताकत है। इतनी ज्यादा विविधताओं के बावजूद भी हम लोग एक साथ टिके हुए जैसे तैसे। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और एक यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत मजबूत संविधान माने जाते हैं। तो ये तो था हमारा भारतीय संविधान का एक इतिहास। ठीक है, आज जो हमारा टारगेट था, कुछ ना कुछ टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि सिलेबस की भी परिपूर्णता हो, और ये भी हो गया और ये भी हो गया। कल भारतीय संविधान का निर्माण शुरू होगा, तो कुछ दिनों तक वही चलता रहेगा। संविधान सभा कैसे बनी, पहले तो पूरा थोड़ा सा इतिहास की, हमने जो संविधान जिन्होंने